Guys, now we will discuss about an important op-amp application which is the instrumentation amplifier. So हम देखेंगे कि एक इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर क्या होता है और वो कैसे डेवलप किया गया है. तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हम op-amps को डिस्कस कर रहे थे और इनके एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे थे. अब हम देखेंगे कि इसकी इन्वर्टिंग दो तरह की एप्लीकेशंस होती हैं इसकी, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग. तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होता है कि जो आउटपुट होती है इट इज़ इक्वल टू रेशियो ऑफ दी रेजिस्टेंस. कौन सी रेजिस्टेंस? फीडबैक रेजिस्टेंस R2 और R1, R2 ओवर R1 और माइनस के साथ माइनस R2 ओवर R1 मल्टीप्लाइड बाय द इनपुट वोल्टेज यू गेट दी आउटपुट. और नॉन इन्वर्टिंग में क्या होता है कि R2 ओवर R1 प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द इनपुट वोल्टेज. तो ये आपको मिलती है आउटपुट के ऊपर इन फेज़, यानी इसके अंदर पॉजिटिव के साथ आपकी आउटपुट आएगी नॉन इन्वर्टिंग के अंदर. अच्छा, अब इसमें एक इशू ये है कि अगर नॉइज़ आ जाए, आपका जो सोर्स है वोल्टेज सप्लाई का, उसमें अगर नॉइज़ ऐड हो जाए तो वो नॉइज़ भी एम्पलीफाई हो जाती है, ठीक है, इन्वर्टिंग में भी और नॉन इन्वर्टिंग में भी. तो द नॉइज़ वोल्टेज इज़ एम्पलीफाइड विद बोथ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. अच्छा, तो अब इसका हल क्या है? अगर आप इस पर देखें डिफरेंशियल ओप-एम्प, डिफरेंशियल जो ऑपरेशनल होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसमें हम देखें कि उसमें क्या होता है कि वी आउट इज़ इक्वल टू R2 ओवर R1 इंटू V2 माइनस V1. V2 कौन सा है? जो पॉजिटिव को दिया हुआ है, और V1 कौन सा है? जो आपके नेगेटिव यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल और इन्वर्टिंग पे लगा हुआ है. तो और इसमें रेजिस्टेंसेस R2 और ये वाली जो R2 शंट वाली है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए. इसी तरीके से ये R1 और ऊपर वाली R1 ये दोनों इक्वल होनी चाहिए. तो वी आउट इज़ इक्वल टू R2 ओवर R1 V2 माइनस V1. अब डिफरेंशियल ओप-एम्प में क्या होगा कि अगर नॉइज़ आती है दोनों सोर्सेज में तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है. जैसे वी आउट इज़ इक्वल टू R2 ओवर R1 इंटू V2 प्लस V नॉइज़ माइनस V1 माइनस V नॉइज़. ये देखिए नॉइज़ इसमें दोनों सोर्सेज में जब ऐड हुई तो ये क्या हो, आपस में कैंसिल हो जाएगी, ठीक है. तो आपके पास जो आउटपुट आएगी उसमें नॉइज़ का इफ़ेक्ट नहीं आएगा. तो ये बेनिफिट है इसका डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कि द नॉइज़ वोल्टेज इज़ नॉट एम्पलीफाइड एंड हैज़ बीन इफ़ेक्टिवली एलिमिनेटेड. अच्छा, अब इसके अंदर जो है एक और कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसको हम बोलते हैं कॉमन मोड वोल्टेज, VCM, कॉमन मोड वोल्टेज. कॉमन मोड क्या होगा कि व्हेन V1 इज़ इक्वल टू V2, यानी आपने V1 और V2 को इक्वल कर दिया. अगर आप इन दोनों को शॉर्ट करके एक वोल्टेज अप्लाई कर दें VCM, तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा? ज़ीरो, ठीक है. तो आइडियली आउटपुट पे क्या आना चाहिए? ज़ीरो. लेकिन आउटपुट पे ज़ीरो नहीं आता, कुछ ना कुछ वोल्टेज जो है वो इस पे आ जाता है. तो आइडियली आउटपुट पे ज़ीरो आना चाहिए. तो इसको हम कॉमन मोड जो है एम्पलीफायर कहेंगे. आगे हम देखते हैं CMMR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो. when the same input is applied to both input terminals of an op-amp, the op-amp is said to be operating in the common mode configuration. Since the input voltage applied is common to both the inputs, it is referred to as common mode voltage, VCM or ECM. VCM can be AC, DC or a combination of AC and DC. तो V out is equal to R2 over R1 into V2 माइनस V1. तो दैट इज़ अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर. और डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद VCM में क्या होगा कि आप इन दोनों को कॉमन कर देते हैं, ठीक है. तो यहाँ से आप इसको कहेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद VCM. अच्छा, आइडियली एन op-amp amplifies only differential input voltages. तो ideally an op-amp amplifies only differential input voltages, thus no common mode output voltage VOCM should appear at the output. But due to the imperfections within an op-amp, VOCM not equal to zero. यानी अगर आप V1 और V2 को इक्वल कर देंगे तो आइडियली तो आउटपुट पे ज़ीरो आना चाहिए, लेकिन इम्परफेक्शंस की वजह से मतलब इम्परफेक्शंस की वजह से आपके आउटपुट पे अक्सर ज़ीरो वोल्ट नहीं आते, कुछ ना कुछ वोल्टेज आते हैं. तो कॉमन मोड वोल्टेज गेन क्या होगी? ACM विल बी इक्वल टू VOCM ओवर VCM. यानी आउटपुट पे जो वोल्टेज आ रहे हैं कॉमन मोड के और डिवाइडेड बाय VCM, ठीक है, दैट इज़ योर कॉमन मोड. और आइडियली ये क्या होनी चाहिए? ज़ीरो. यानी आइडियली ACM इक्वल टू ज़ीरो. अच्छा, अब आगे हम डिस्कस करते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो. तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो क्या होती है? AD ओवर ACM. AD क्या चीज़ है? डिफरेंशियल गेन डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल वोल्टेज गेन डिवाइडेड बाय कॉमन मोड वोल्टेज गेन ACM. CMMR इज इक्वल टू AD ओवर ACM, ठीक है. तो आगे हम देखते हैं कि CMMR इज इक्वल टू AD ओवर
ACM क्या है, ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है VOCM ओवर VCM, तो CMMR इज इक्वल टू AD VCM ओवर VOCM, तो VOCM विल बी इक्वल टू AD VCM ओवर CMRR। और CMRR को अगर हम dBs में लेके जाना चाहें, जैसे ये हमारा फार्मूला था, तो क्या हो जाएगा 20 log ऑफ AD ओवर ACM। तो अच्छा, op amps with higher CMRR have better ability to reject, ठीक है, common mode voltage such as 50 hertz induced noise voltages, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं कि कॉमन मोड रिजेक्शन इशू में क्या होता है कि इन द सर्किट इफ़ R1 इक्वल टू 1 किलो, R2 इज इक्वल टू 10 किलो। अब आपके पास R1 कितनी है 1 किलो होम, और R2 आपके पास कितनी गिवन है 10 किलो होम, और VDS आपके पास कितना है, जो VDS है वो 5 मिली वोल्ट है। सिंस साइन वेव आपके पास यूज़ आप कर रहे हैं 1 किलो हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, एंड V नॉइज इज इक्वल टू 2 मिली वोल्ट एट 50 hertz, calculate the output voltage at 1 kilohertz or the amplitude of the induced 50 hertz noise at the output. The op amp is mu a 741, ये आपका जो 741 वाला op amp होता है वो यूज़ कर रहे हैं आप। CMMR आपको कितनी गिवन है 90 dB। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 किलो हर्ट्ज़ पे इसकी निकालते हैं आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या होगी कि V नॉट इज इक्वल टू R2 और R1 इंटू VDS, ये जो रेशो ऑफ द रेजिस्टेंस है ये आपकी गेन हो जाएगी ना। तो गेन आपकी कितनी बन रही है, इसमें 10 गेन बन रही है मल्टीप्लाइड बाई VDS, दैट इज़ 5 मिली वोल्ट विच विल बी इक्वल टू 50 मिली वोल्ट। तो 50 मिली वोल्ट आपको आउटपुट पे मिलेंगे। तो V noise appears as a common mode, V noise appears as a common mode voltage। तो अब इसमें देखें CMRR कितनी आपकी 90 dB, तो 20 log of CMRR will be 90 dB, so you will get here log of CMRR 90 और 20, CMRR क्या होगा 10 इस पर 4.5, एंड CMRR आपकी आ जाएगी कॉमन मोड रिजेक्शन शो 31622। आइडियली ये इनफाइनाइट होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये आपके पास इतनी आ रही। अच्छा, तो इसमें हम देखते हैं VOCM इज़ AD VCM ओवर CMRR। VOCM विल बी इक्वल टू R2 ओवर R1 इंटू VCM ओवर CMRR। ये AD की जगह आपने फार्मूला पुट किया ना R2 ओवर R1, तो यहाँ से VOCM क्या होगा 10 ओवर 1 इंटू 2 मिली वोल्ट, यहाँ पे होगा डिफाइन होगा यहाँ के ऊपर ना, ये देखें 2 मिली वोल्ट V नॉइस, ठीक है। और ये नीचे आ गई आपकी CMRR, तो यहाँ से जो V आउटपुट CM होगा दैट विल बी 0.63 माइक्रो वोल्ट एट 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ के ऊपर जो नॉइज़ वोल्टेज की आउटपुट आएगी 0.63 माइक्रो वोल्ट होगी। यानी आप देखें कि इनपुट कितनी थी आपकी 2 मिली वोल्ट का नॉइज़ था, ठीक है, और आउटपुट पे आपको VOCM कितना मिल रहा है 0.63 माइक्रो वोल्ट, ठीक है, काफ़ी कम मिल रहा है। तो ये एक ये अच्छी एक खसूसियत है, अच्छी करेक्टरिस्टिक है कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें नॉइज़ एम्पलीफाइड नहीं हुई है। अच्छा जी, अब इसमें देखें कि आउटपुट एट 1 किलो हर्ट्ज़ कितनी है 50 मिली वोल्ट, और आउटपुट जो कॉमन मोड की है वो 0.63 माइक्रो वोल्ट एट 50 हर्ट्ज़। द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज़ एन इफेक्टिव सर्किट। So the differential amplifier is an effective circuit in reducing noise problems since the 50 Hz output is much smaller than the input induced noise. The differential amplifier is particularly helpful in reducing the induced noise voltages when a small amplitude differential input signal is being amplified. तो ये देखा आपने इसका जो बेनिफिट है आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, और आपने इसका जो कॉमन मोड की वर्किंग है वो भी आपने इसमें देखी। तो डिसएडवांटेजेस हैं इस एम्पलीफायर के, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर 1 इज़ इट हैज़ लो इनपुट रेजिस्टेंस। इसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो लो है। वो कैसे भाई लो है, वो अभी हम देखते हैं। लैक ऑफ एडजस्टेबल गेन, आपके पास जो गेन है वो एडजस्टेबल नहीं है, तो चेंजिंग गेन इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज रेजिस्टर रेशियोज मस्ट बी क्लोजली एंड यू हैव टू चेंज 2 रेजिस्टर्स, यानी आपको ये 2 रेजिस्टर्स चेंज करने पड़ते हैं। इसमें गेन को चेंज करना भी डिफ़िकल्ट होता है, और इसके अंदर जो है देखें ना, आपकी ये दोनों इक्वल होनी चाहिए ना, तो आपको दोनों रेजिस्टेंस एट द सेम टाइम चेंज करनी पड़ेंगी। और इसके अलावा जो है आपकी इसमें इसकी इनपुट रेजिस्टेंस भी कम है, जो एक रेगुलर डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। अब इसी से बनाएंगे इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। अब देखें हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो 2 डिसएडवांटेज आपने देख लिया, इनपुट रेजिस्टेंस कम है और इसकी जो गेन जो चेंज करना है उसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी कम है। अच्छा, अब देखते हैं हम इसमें
अच्छा, इस इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं हम इसका। अगर आप एनालिसिस करें कि आपने रेजिस्टेंस निकाली है यहाँ से, यू हैव टू रीड द रेजिस्टेंस, तो आप क्या करते हो, वी ओवर आई, यानी आप वोल्टेज अप्लाई करके करंट मालूम करें और उन दोनों की रेशियो फाइंड कर लें, तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी, जो आपके पास एक स्टैंडर्ड मेथड होता है रेजिस्टेंस फाइंड करने का। तो हम देखते हैं कि वी आई एन टू माइनस वी आई एन वन इज इक्वल टू आर वन आई प्लस आर वन आई। अगर आप यहाँ पे के वी एल इस लूप पे लगाएंगे, के वी एल वी इन माइनस वी एन टू माइनस वी इन वन इज इक्वल टू आर वन आई प्लस आर वन आई, टू आर वन आई, ठीक है, ये आई करंट आप इसको ज्यूम कर लें। इससे डिवाइड करते हैं आप, तो वी आई एन टू माइनस वी आई एन वन ओवर आई इज इक्वल टू टू आर वन, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस कितनी आपकी बन रही है, टू आर वन, ठीक है। ऑल्सो बाई डेफिनेशन आर आई एन इज इक्वल टू वी एन टू माइनस वी एन वन ओवर आई, ये वही डिफाइन कर रहा है वी ओवर आई की रेशो। तो आपकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, टू आर वन आपके पास आ रही है। तो फॉर लार्ज डिफरेंशियल गेन आर एफ शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल एंड आर वन एज स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है। इन दोनों की रेशियो है ना, आर एफ ओवर आर वन, तो आर एफ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि न्यूमरेटर में है, और आर वन चूँकि डिनोमिनेटर पे है तो ये कम से कम होनी चाहिए, तो आपकी ओवरऑल गेन ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप इस तरह से ओवरऑल गेन को ज़्यादा करते हैं तो इसमें नुकसान क्या होगा कि आपका जो सर्किट होगा उसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो कम हो रही है, ठीक है। बट विथ स्मॉल आर वन द इनपुट इम्पिडेंस विल ऑल्सो बिकम स्मॉल। अच्छा, अब इसको आप कैसे फिर टैकल करेंगे इस प्रॉब्लम को कि इनपुट रेजिस्टेंस आपकी जो है कम ना हो, उसको आप कैसे टैकल करें। तो हमने एक ओप एम्प की एप्लीकेशन देखी थी, बफर। बफर में क्या होता है कि बफर जो भी इनपुट पे वोल्टेज देते हैं उसको आगे ट्रांसलेट कर देता है हूबहू। तो द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज एलिमिनेटेड बाय बफरिंग और आइसोलेटिंग द इनपुट्स विद द वोल्टेज फॉलोअर्स स्लैश बफर्स। यानी अगर आपकी इनपुट रेजिस्टेंस अगर आपकी कम हो जाती है ना, तो ये ज़्यादा वोल्टेज फैच नहीं कर पाएगा सर्किट से। आपको पता है कि इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए सर्किट की, और उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट की। तो यहाँ पे आपकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम आ रही है, ठीक है ना, ये इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम है, ये ज़्यादा वोल्टेज फैच नहीं कर पाएगा, तो इसको फिर क्या करें, यहाँ बफर लगा दें। बफर से आप जो है वो वोल्टेज फैच कर पाएंगे। तो आप क्या करोगे कि ऊपर एक E1 के साथ एक बफर लगा दो और E2 के साथ एक बफर लगा दो, तो ये देखेंगे बफर लगा हुआ है ना, नेगेटिव को आपने शॉर्ट किया हुआ है और यहाँ भी आपने नेगेटिव को शॉर्ट कर दिया, तो ये आपने दो बफर लगा दिए। द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज एलिमिनेटेड बाय बफरिंग और आइसोलेटिंग द इनपुट्स विद वोल्टेज फॉलोअर्स स्लैश बफर एम्पलीफायर्स। द डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज V नॉट इज डेवलप्ड अक्रॉस द रेजिस्टेंस RL। अच्छा, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, यहाँ भी E2 होगा, यानी ये वोल्टेज E2 है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा E2, और यहाँ पे वोल्टेज E1 है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, वोल्टेज E1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंशियल वोल्टेज कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा आपका अगर यहाँ की पोलैरिटी देखें, इसकी पोलैरिटी नीचे को पोलैरिटी है प्लस, तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2। E1 आपका नीचे वाला वोल्टेज है ना, डाउन साइड का, तो E1 माइनस E2। E1 क्या है आपका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और E2 भी आपका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, लेकिन जो डिफरेंशियल वोल्टेज है RL के अक्रॉस दैट विल बी E1 माइनस E2 विद पोलैरिटी डाउनवर्ड्स। बेसिक सर्किट एनालिसिस। तो बफर डिफरेंशियल इनपुट टू डिफरेंशियल आउटपुट एम्पलीफायर, ठीक है, बफर डिफरेंशियल इनपुट टू डिफरेंशियल आउटपुट एम्पलीफायर। अच्छा जी, अब जो दूसरा डिसएडवांटेज था वो क्या था कि जी गेन हमारे पास इनफ्लेक्सिबल थी, आपको दो दो रेजिस्टेंसेस चेंज करनी पड़ रही हैं, तो उसको आप कैसे करोगे एडजस्ट, तो वो आप करोगे, ये देखें यहाँ पे आपने क्या किया, एक आर यहाँ लगा दी और यहाँ पे एक ए आर आपने यूज़ कर ली, वेरिएबल रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे यूज़ की ए आर, ठीक है। द सेकंड डिसएडवांटेज लैक ऑफ एडजस्टेबल गेन, द प्रॉब्लम इज एलिमिनेटेड बाय एडिंग 3 मोर रेजिस्टर्स टू दी बफर्ड एम्पलीफायर। अब यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हमने इसमें ऐड कर दिए, तो बफर डिफरेंशियल इनपुट टू बफर डिफरेंशियल आउटपुट एम्पलीफायर विद एडजस्टेबल गेन। अब आपकी गेन क्या हो जाएगी इसमें, एडजस्टेबल जो है, इससे आपको एडजस्टेबल गेन यहाँ पे इसको मिल जाएगी। लेकिन अगेन आप देखें कि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है आपका V नॉट, ये फ्लोटिंग वोल्टेज है, यानी ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, तो अब वो मसला कैसे हल करना है वो भी हम देखते हैं। अच्छा, टू चेंज द एम्पलीफायर गेन ओनली अ सिंगल रजिस्टर AR नाउ हैज़ टू बी एडजस्टेड, इट कैन ओनली ड्राइव फ्लोटिंग लोड्स, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है, एक फ्लोटिंग लोड जो होते हैं जिसमें ग्राउंड इन्वॉल्व नहीं होता उनको ड्राइव कर सकते हैं। फ्लोटिंग लोड्स आर लोड्स दैट हैव नीदर टर्मिनल कनेक्टेड टू ग्राउंड, ठीक है। अच्छा, इसका थोड़ा एनालिसिस देखें, यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे वोल्टेज होगा जनाब आपका E1 आपका जो है वो
अच्छा, यहाँ पे E1 नहीं अब रहेगा, अब आपने एक रेजिस्टेंस इसमें ऐड कर दिया ना R। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा और यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा। अच्छा, तो सबसे पहले आप देखें कि ये करंट अगर आपने निकालना है, ये सेंटर वाला करंट, दैट विल बी आपका E1 माइनस E2 ओवर AR। E1 माइनस E2 ओवर AR, ये आपका ये वाला करंट आ जाएगा सेंटर वाला। अच्छा, अब अगर आपने यहाँ पे वोल्टेज निकालने, यहाँ पे जो वोल्टेज यार जी, तो इसमें आप देखें यहाँ पे E1 वोल्टेज है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो वही वोल्टेज E1 यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। तो ये देखें आपका E1 वोल्टेज आ रहा है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और ये वाला वोल्टेज क्या होगा, ये वाला वोल्टेज होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये करंट क्या है, करंट विल बी आप E1 माइनस E2 ओवर AR मल्टीप्लाइड बाय R, ठीक है, दैट विल बी E1 माइनस E2 ओवर A। अब प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, ये दोनों वोल्टेजेस आपस में ऐड अप हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ जाएगा इन दोनों का सम आ जाएगा, दैट विल बी E1 प्लस E1 माइनस E2 ओवर A। अच्छा, अब इस पॉइंट पर आप आ जाएंगे, ऊपर वाला पॉइंट, इस पे वोल्टेज क्या होगा, इस पे वोल्टेज जो है आप देखें कि यहाँ पे क्या है E2 प्लस के साथ, तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा E2 यहाँ पे वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, और ये वाला जो वोल्टेज होगा प्लस और माइनस, ये क्या होगा आपका E1 माइनस E2 ओवर AR इंटू आर, दैट इज़ ऑल्सो E1 माइनस E2 ओवर। अब ये भी प्लस माइनस है और यहाँ भी प्लस माइनस होगा, तो इस वोल्टेज से आपको ये वाला वोल्टेज माइनस करना होगा, तो उससे आपका इस नोड के ऊपर वोल्टेज आ जाएगा, दैट विल बी E2 माइनस E1 माइनस E2 ओवर A। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे जो नोड्स पे वोल्टेजेस आ रहे हैं वो E1 प्लस E1 माइनस E2 ओवर A और E2 माइनस E1 माइनस E2 ओवर A आ रहा है। ठीक है, अगेन इसमें क्या है कि जो सेंटर वाला करंट था वो हमने कैसे निकाला था, E1 माइनस E2 ओवर AR करके निकाला था ये वाला करंट, और ये करंट जितना जा रहा है ऊपर, ये आगे भी उतना ही जा रहा है, क्योंकि ओपैम्प के अंदर ना कोई करंट जा सकता है, ना ओपैम्प से बाहर कोई करंट आ सकता है। ठीक है, तो इन दोनों करंट्स को, ये करंट इक्वल होगा इस करंट के और ये वाला करंट इक्वल होगा इस करंट के, क्योंकि ये सीरीज़ पाथ बन रहा है आपका। तो अब आपने जो डिफरेंशियल आउटपुट निकालनी है वो कैसे निकालनी है, E1 प्लस E1 माइनस E2 ओवर A माइनस दिस वन वोल्टेज, दैट विल बी माइनस E2 माइनस E1 माइनस E2 ओवर A। अच्छा, अब देखें कि E1 माइनस E2, ठीक है, E1 माइनस E2, और ये दोनों में कॉमन बन जाएगा E1 माइनस E2, और यहाँ पे क्या है E1 माइनस E2, और माइनस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो E1 माइनस E2 को आप कॉमन निकाल लें, दैट विल बी E1 माइनस E2 इंटू 1 प्लस 2 ओवर A, 1 प्लस 2 ओवर A। 2 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये देखें ना, इस टर्म को जब आप इससे माइनस करेंगे तो ये +2 हो जाएगी, +2 इंटू E1 माइनस E2 ओवर A। तो E1 माइनस E2 को आपने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो ये बन गया आपका 1 प्लस 2 ओवर A। तो ये देखिए, ये इसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास कि जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज़ E1 माइनस E2 इंटू 1 प्लस 2 ओवर A। E1 क्या है, वोल्टेज जो आपने यहाँ प्लस टर्मिनल पे दिया हुआ है बफर के साथ, और E2 क्या है, जो वोल्टेज आपने यहाँ पे दिया हुआ है, और फार्मूला अब आपका क्या बन गया, 1 प्लस 2 ओवर A, दैट इज़ द आउटपुट वोल्टेज। और इसकी गेन क्या होगी, गेन इसकी यही होगी V नॉट ओवर E1 माइनस E2, इसको डिवाइड कर दें लेफ्ट साइड पे, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 2 ओवर A, ये इसकी गेन आ जाएगी। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल, प्रिसाइज एंड versatile amplifiers available today. You will find at least one in every data acquisition unit. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे हुए हैं, PLC हैं, DCS हैं, SCADA सिस्टम है, उनके पीछे अगर आप उनके इलेक्ट्रॉनिक्स में जाकर देखेंगे ना, तो आपको ये सर्किट नज़र आएगा, ये वाला, ये अभी इसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस भी हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इज़ मेड फ्रॉम 3 op amps एंड 7 रजिस्टर्स। 3 op amps कैसे आ गए ये हम देखते हैं। ये देखें, अब आपने क्या किया कि ये दो बफर वाले हो गए आपके, ठीक है, op amp, और ये आपने फर्दर एक आगे डिफरेंशियल op amp यूज़ कर लिया, ठीक है, और ये सारे रेजिस्टेंस आपकी क्या है, आर 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 आर, और ये ए आर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगी, V नॉट ओवर E1 माइनस E2 ओवर 1 प्लस 2 है। तो गेन इज सेट बाय 1 रजिस्टर AR, ठीक है। अब आपकी जो गेन होगी वो सिर्फ AR से एडजस्ट हो रही है। तो इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ बोथ इनपुट्स इज़ वेरी हाई, यानी ये सारे के सारा वोल्टेज आगे डिलीवर करेंगे, और इनपुट रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज एज द गेन इज़ वेरीड। अगर आप गेन को चेंज कर देंगे तो आपकी इनपुट रेजिस्टेंस उससे चेंज नहीं होगी। ये भी हमने देखा था कि हम इनपुट रेजिस्टेंस R1 जैसे चेंज कर देते तो वहाँ पे गेन जब चेंज कर देते तो इनपुट रेजिस्टेंस इफेक्ट हो रही होती थी,
यहाँ पे अगर आप गेन चेंज करेंगे तो आपकी इनपुट रेजिस्टेंस अफेक्ट नहीं होगी। तो वी नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन द वोल्टेज कॉमन टू बोथ E1 एंड E2, जो कि कॉमन वो वोल्टेज है ओनली ऑन देयर डिफरेंस। ठीक है, तो ये है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। ठीक है, 3 ओप एम्प है इसके अंदर, और कितनी रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 7 रेजिस्टेंसेज हैं और 3 ओप एम्प्स हैं। ठीक है, तो इससे हमने क्या बना दिया, एक इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। If AR is removed so that AR is infinity, what is the voltage gain? तो वोल्टेज गेन उसमें क्या होगी, 1+2/A। तो अगर आपकी ए आर इन्फिनिटी है तो ये क्या हो जाएगा, 1+2/इन्फिनिटी, इट विल बी ज़ीरो, गेन आपकी 1 हो जाएगी। इस केस में गेन आपकी 1 हो जाएगी। तो इफ़ ए आर इज रिमूव्ड, ए आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, व्हाट इज द वोल्टेज गेन, ए आर विल बी इन्फिनिटी, ए विल बी ए आर ओवर आर इन्फिनिटी, 1+2/इन्फिनिटी 1+0, 1/इन्फिनिटी इज ज़ीरो, इट इज़ इक्वल टू 1। आपकी गेन क्या आ जाएगी, 1। अच्छा, अब एक क्वेश्चन इसका देखते हैं कि इफ़ आर इज इक्वल टू 25 किलो ओम एंड ए आर इज इक्वल टू 50 ओम, कैलकुलेट दी वोल्टेज गेन, फाइंड द वी नॉट फॉर E1 5.001, E2 दिस एंड E1 दिस, E2 दिस, E1 दिस, E2 दिस। तो अब आपने वी नॉट फाइंड करना है। आपके पास क्या है, ए आर गिवन है और आर गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या निकालें, इसका जो आप गेन निकालें सबसे पहले, उसके लिए आपको क्या चाहिए, ए इज इक्वल टू ए आर ओवर आर। ए आर कितनी आपकी 50 ओम है और आर कितनी है 25 के, तो ये 1/500 आपका आ जाएगा, 1/500। गेन क्या होगी, वी नॉट ओवर E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 1+2/A, 1+2/A। तो 1+2/A कितना निकाला, 1/500, तो ये 500 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1+2 इंटू 500 दैट इज इक्वल टू 1001। ये देखें इसकी गेन कितनी हाई है, 1001 इसकी गेन आ रही है। तो वी नॉट इज इक्वल टू, जो वी नॉट क्या होगा, वी नॉट इज इक्वल टू गेन इंटू E1 माइनस E2। ठीक है, E1 माइनस E2। तो ए पार्ट में E1 कितना है 5.001, E2 में कितना है 5.002। तो यहाँ पुट करें E1 माइनस E2 इंटू गेन, दैट इज इक्वल टू योर -1.001 वोल्ट। इसी तरीके से बी पार्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से E1 और ये E2, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें और गेन से मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ 1.001 वोल्ट। और सी पार्ट में आप गेन इंटू E1 माइनस E2, थर्ड पार्ट का रखना है, E1 ये है और E2 ये, इन दोनों का डिफरेंस लें तो दैट विल बी 1.001। तो ये हमने एक इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की एक एग्जांपल में हमने देख ली कि हमने ये कैसे वर्क कर रहा होता है, और इसका हमने फार्मूला देख लिया 1+2/A। और इसमें हमने देख लिया कि क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिले, जो कि एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर जिसमें नॉइज़ एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, मतलब इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन हो रही है, फिर इसकी इनपुट रेजिस्टेंस भी हाई है, और फिर इसमें आप गेन भी चेंज कर सकते हैं सिर्फ एक रेजिस्टेंस के साथ, और उस गेन के चेंज करने से आपकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो अफेक्ट नहीं हो रही। देखें ये इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस में मिलता है, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। अच्छा, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर इज़ अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स अ नॉन इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी दैट इज टेम्परेचर साउंड और लाइट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसमें वोल्टेज करंट कैपेसिटी है, यानी नॉन इलेक्ट्रिकल को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग द फिजिकल क्वांटिटी इनटू अ प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सच एज वोल्टेज और करंट। जैसे प्रेशर है उसको ये वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसर। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर कंटेन्स टू पार्ट्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, दैट इज सेंसिंग एलिमेंट एंड ट्रांसडक्शन एलिमेंट। जो एक इसमें सेंसिंग एलिमेंट होगा जो उसको सेंस कर रहा होगा, और अगला एलिमेंट क्या होगा इससे नेक्स्ट सीरीज में इसके, जो उसको ट्रांसड्यूस कर रहा होगा। द सेंसिंग एलिमेंट इज कॉल्ड अ सेंसर, इट इज़ अ डिवाइस प्रोड्यूसिंग मेजरेबल रिस्पॉन्स टू चेंज इन फिजिकल कंडीशंस। द ट्रांसडक्शन एलिमेंट कन्वर्ट द सेंसर आउटपुट टू सुटेबल इलेक्ट्रिकल फॉर्म। उसमें पैरामीटर है, प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह, ये सेंसिंग एलिमेंट है, सेंसर की आउटपुट है, और आगे ट्रांसडक्शन एलिमेंट है जो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। अब इसमें क्या फैक्टर्स होते हैं, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मैं क्विकली आगे चलूँगा। सेंसिटिविटी, द ट्रांसड्यूसर मस्ट बी सेंसिटिव एनफ टू प्रोड्यूस डिटेक्टेबल आउटपुट। ऑपरेटिंग रेंज है, द ट्रांसड्यूसर शुड मेंटेन द रेंज रिक्वायर्ड एंड हैव अ गुड रेजोल्यूशन ओवर द इंटायर रेंज। ठीक है, रेजोल्यूशन ओवर द इंटायर रेंज। Accuracy है, high accuracy is assured. Cross sensitivity, it has to be taken into account when measuring the mechanical quantities. There are situations where the actual quantity is being measured in one plane and the transducer is subjected to variation in the another plane. ठीक है, जैसे आप प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रिकल में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए उसी सेंसिटिविटी के साथ।
अच्छा, errors and the transducer should maintain the expected input-output relationship as described by the transfer function so as to avoid errors. फिर operating principle क्या है? The transducer are many times selected on the basis of operating principle used by them. The operating principle used may be resistive, inductive, capacitive, optoelectronic, piezoelectric. अच्छा जी, transient and frequency response है, the transducer should meet the desired time domain specification like peak overshoot, rise time, settling time and small dynamic error. Loading effects ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. लोडिंग इफेक्ट क्या होता है? The transducer should have a high input impedance and low output impedance to have low to avoid loading effects. Environmental compatibility, it should be assured that the transducer selected to work under specified environmental conditions maintains its input-output relationships and does not break down. फिर आगे इनसेंसिटिविटी टू अनवांटेड सिग्नल है कि अगर अनवांटेड सिग्नल आ जाए तो उस पर वो उसको रिस्पॉन्ड ना करता. ट्रांजिस्टर द ट्रांसड्यूसर शुड नॉट मिनिमली सेंसिटिव should be minimally sensitive to unwanted signals and highly sensitive to the desired signals. अच्छा जी, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स. एनालॉग और डिजिटल क्वांटिटीज़ के बारे में आपको पता है कि ट्रांसड्यूसर्स इनकी बेसिस पे आप क्लासीफाई कर सकते हैं. एनालॉग ट्रांसड्यूसर्स कन्वर्ट इनपुट सिग्नल इनटू आउटपुट सिग्नल विच इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम सच एज थर्मिस्टर, स्ट्रेन गेज, एलवीडीटी, थर्मोकपल. ये एनालॉग होते हैं ना. और डिजिटल क्या हो गया जी? जिसकी आउटपुट क्या होगी? डिजिटल फॉर्म में होगी, यानी दो दो फॉर्म्स होगी हमारे पास, एक हाई होगी दूसरा लो होगी. कन्वर्ट्स द इनपुट सिग्नल इनटू द आउटपुट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस. फॉर एग्जांपल इट गिव्स discrete output. These transducers are becoming more popular nowadays because of advantages associated with digital measuring instruments and also due to the fact that digital signals can be transmitted over long distance without causing much distortion due to the amplitude variation and phase shift. अच्छा जी, उसके बाद आगे हैं ट्रांजिस्टर की. फिर आगे फर्दर क्लासिफिकेशन. रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, कैपेसिटिव होते हैं, इंडक्टिव होती हैं और वोल्टेज एंड करंट जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर्स. रेजिस्टिव में क्या होता है कि जी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस उसकी बढ़ती है या कम होती है. जैसे इसमें देखें आपकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से कम हो रही है तो ये है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. अगर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस आपकी इंक्रीज़ करे तो वो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. तो थर्मिस्टर. अच्छा, अब ये तो होते हैं आरटीडीज. ये सारे हमने इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल के कोर्स में बड़े डेप्थ के साथ इनको स्टडी किया हुआ है टेम्परेचर वाले मॉड्यूल के अंदर. अच्छा, अब इसमें थर्मिस्टर भी हमने डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी. इससे पहले थर्मिस्टर्स क्या होते हैं कि ये बेसिकली नॉर्मली इनकी रेजिस्टेंस जो होती है ना बहुत शार्प चेंज आता है उसके अंदर ना, इसलिए ये ज़्यादातर एज अ स्विच के तौर पे जो है वो मैंने देखा है इनको एज अ स्विच यूज़ हो रहे होते हैं क्योंकि इनके रेजिस्टेंस एकदम चेंज हो जाती है, यानी नॉन लीनियर होती है और हाईली नॉन लीनियर होती है. थर्मिस्टर इज़ अ टाइप ऑफ रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस वेरीज सिग्निफिकेंटली विद टेम्परेचर. Semiconductor thermistors have negative temperature coefficient NTC, that is as the temperature increases the resistance decreases. ठीक है. The word is a contraction of thermal and resistor. Thermistors are widely used as inrush current limiters, temperature sensors, self-resetting overcurrent protectors and self-regulating heating elements. मोटर की बाइंडिंग्स में मैंने अक्सर देखा थर्मिस्टर्स लगे होते हैं वहाँ पे. अच्छा जी, स्ट्रेन गेज. स्ट्रेन गेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव ट्रांसड्यूसर. ये अभी हम आज इसका एक सिग्नल कंडीशनिंग के साथ इसको डिस्कस भी करेंगे. स्ट्रेन गेज क्या होती है कि जिस पे आप जब फोर्स लगाते हैं तो इसकी जो डायमेंशंस हैं उनमें चेंजेस आती हैं और उसकी वजह से क्या होता है उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है. तो strain gauge is an example of passive transducer that uses electrical resistance variation in wires to sense the strain produced by the force on the wire. It is very versatile detector and transducer for measuring weight, pressure, mechanical force or displacement. ये देखिए स्ट्रेन गेज. अच्छा, फोर्स की जो डायरेक्शन है इस इसके अक्रॉस होनी चाहिए, जो इसकी जो आपको ये नज़र आ रही हैं फिंगर्स, और अगर आप इस डायरेक्शन में लगाते हैं इसके परपेंडिकुलर तो इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. To strain gauge, how they look like. The construction of a bonded strain gauge also shows a fine wire looped back and forth on a mounting plate which is usually cemented to the element that undergoing stress. अच्छा, इसका फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये रेजिस्टेंस का जनरल फार्मूला होता है इलेक्ट्रिकल में, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए. यानी अगर आपकी इसको आप स्ट्रीट की तरह से देखें कि अगर आपकी एक जो गली होती है स्ट्रीट होती है, अगर स्ट्रीट आपकी तंग हो तो रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा फील होती है, और अगर आपकी जो है वो यानी पहले लेंथ की बात करते हैं ना, अगर आपकी स्ट्रीट बहुत लंबी स्ट्रीट है ठीक है तो रेजिस्टेंस आपकी ज़्यादा होगी. ठीक है, और एरिया पे आ जाएंगे. अगर आपकी
जो स्ट्रीट है वो तंग है, यानी तंग का क्या मतलब है कि उसका जो एरिया है वो कम है, तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। और अगर उसका एरिया जो है वो, अगर एरिया उसका आप ज़्यादा कर दें, यानी उसको खुला कर दें स्ट्रीट को, तो रेजिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लेंथ इंक्रीज़ करेगी, और लेंथ अगर आपकी इंक्रीज़ करती है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगी, और अगर आपका एरिया डिक्रीज़ करता है तब भी आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इसमें देखें R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। आर इज़ द रेजिस्टेंस, रो इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है रो। और एल क्या है, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स इन मीटर्स, एरिया इज़ द एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी डायमेंशन आपके पास क्या है, एल ओवर ए। रो क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। When a strain is produced by a force is applied on the wires, L increases and area decreases। ठीक है, तो इससे आप देखें कि लेंथ आपकी बढ़ जाएगी और एरिया जो है वो आपका कम हो जाएगा, तो इससे रेजिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा, फिर सेंसर्स में एक इफेक्ट आता है सी बैक इफेक्ट, ये भी हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ, तो मैं क्विकली यहाँ से आगे बढ़ूँगा। अ थर्मोकपल इज फाउंड बाय टू डिफरेंट मेटल्स जॉइंड एट वन पॉइंट। At junction, temperature increases, small voltage is created in the loop. The voltage produced at the junction of the dissimilar metals is due to the phenomenon called the Seebeck effect. इसको क्या बोलते हैं, Seebeck effect। अच्छा, the higher the temperature at the junction, the greater the voltage produced at that time। इसमें भी जो है ना वो लीनियर रिलेशनशिप है, लीनियर नहीं होता, एक रेंज तक लीनियर होता है, उसके बाद ये नॉन लीनियर हो जाता है। एक RTD जो होती है ना, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, वो सिर्फ है जिसको आप लीनियर कह सकते हैं, उसकी रेजिस्टेंस लीनियरली चेंज होती है, ये नॉन लीनियर है थर्मोकपल की। द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देयरफॉर द ग्राफ विल आल्सो एज अ लीनियर लाइन, एक रेंज तक, उससे आगे जो है ये नॉन लीनियर हो जाते हैं। इसके हमने चार्ट्स भी देखे हैं, थर्मोकपल के चार्ट्स। अच्छा, इसके प्रॉस क्या हैं, दे आर इनएक्सपेंसिव, थोड़ी सस्ती होती हैं, दे आर रगड एंड रिलायबल, दे कैन बी यूज्ड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये जो हाई टेम्परेचर रेंजेस होती हैं, जैसे फर्नेस हमारे पास, जो फर्नेस मतलब फ्लेयर स्टैक की जो टिप होती है जिस पे फ्लेम होता है, वहाँ पे ये लगी हुई थी। इसके अलावा जो हाई टेम्परेचर जैसे इंजन्स के एग्जॉस्ट होते हैं, वहाँ पे ये लगी हुई थी एग्जॉस्ट के ऊपर। ठीक है, जहाँ पे एग्जॉस्ट हैं, टेम्परेचर हाई है, 450 डिग्री सी का रेंज है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ करते हैं। तो लो आउटपुट वोल्टेज होते हैं, मिली वोल्ट्स के अंदर आते हैं। देखें, ये है वो पॉइंट जिस पे आपको सिग्नल कंडीशनिंग करनी पड़ती है कि थर्मोकपल से आपको मिली वोल्ट जनरेट हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि उन मिली वोल्ट्स को आगे कंडीशन करना होता है ताकि उसको आप अपने सही तरह से एनालाइज कर सकें। तो लो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी इसकी कम होती है, नॉन लीनियरिटी है इसके अंदर, फिर इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस का भी जो है इसमें इशू फेस करने को मिलता है। अच्छा, अब इसमें एक हम बड़ा ज़बरदस्त एक इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, और मेरे से ये इंटरव्यू के अंदर पूछा भी गया था इसके मतलब, तो ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। दैट इज़ अ लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कह लें, ट्रांसड्यूसर भी कुछ बुक्स में ये लिखा होता है, तो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। अभी हम ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पर रहते हैं, जैसे ये देखिए इसके सर्किट है, यानी एक ट्रांसफार्मर है जिसकी एक प्राइमरी वाइंडिंग है और दो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो कोर है वो मूवेबल है, यानी लीनियर मूवमेंट उसकी हो रही है, ये मूवमेंट हो रही है और उससे ये कोर आगे पीछे मूव कर रहा है। अच्छा, अगर तो ये सेंटर में है तो क्या होगा कि S1 S2 के वोल्टेज तकरीबन बराबर होंगे और आउटपुट आपकी ज़ीरो होगी। अगर इसको आप राइट साइड पे मूव कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो V1 वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि कोर इसकी तरफ ज़्यादा है, और ये वाले वोल्टेज कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस से इसको, इस जो मोशन है इसको पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसको लेफ़्ट को मूव करेंगे तो आपका V2 बढ़ जाएगा और V1 आपका कम हो जाएगा, तो आउटपुट आपकी क्या होगी, डिफरेंशियल वोल्टेज के फॉर्म में आपकी आउटपुट होगी। देखें, आप अपनी मूवमेंट को एक डिफरेंशियल वोल्टेज से पढ़ पाएंगे। दैट इज़ अ लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो पैसिव इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स रिक्वायर, यहाँ से, an iron core slides within the tube and therefore affects the magnetic coupling between the two secondaries। ठीक है, when the core is in the center, the voltage induced in the two secondaries is equal। when the core is moved in one direction, the center, the voltage is induced in one winding is increased and the other is decreased। movement in the opposite direction reverses this होते हैं। ठीक है, differential ट्रांसफार्मर इज पैसिव इंडक्टिव ट्रांसफार्मर नोन एज लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। आगे इसको मज़ीद देखते हैं आप, ये देखें, अब इसमें देखें आपकी जो है इसके अंदर ये प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल्स हैं जो इस पर इस तरह से रैप की हुई हैं, और आपकी जो मूवमेंट हो रही है और उस मूवमेंट से आप क्या कर रहे हैं कि डिफरेंशियल वोल्टेज ऑब्टेन कर रहे हैं, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। ये राइट साइड पे आप सर्किट इसका देख सकते हैं, प्राइमरी कॉइल और दो सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, इनकी आपने कॉमन कर दी,
ये जो सेकेंडरी है कि जो दूसरी वायर्स हैं, और V1 माइनस V2 पे आपने आउटपुट ली। तो जब आपका कोर ऊपर को चला जाएगा यानी अपवर्ड होगा तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव डिफरेंशियल वोल्टेज आ जाएगा, और जब ये नीचे को चला जाएगा, डाउनवर्ड्स मूव करेगा, तो आपका ये नेगेटिव डिफरेंशियल वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो आपकी मूवमेंट है उसको आप डिफरेंशियल वोल्टेज के तौर पे उसको पढ़ सकते हैं। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस डिवाइस। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, देखिए जैसे इनपुट पे आप, ये प्राइमरी आपकी जो है वो सिग्नल है। ठीक है, और इसमें देखें आपका कोर राइट साइड को मूव किया, तो सेकेंडरी 2 पे जो आउटपुट है वो ज़्यादा आ रही है और सेकेंडरी 1 पे आउटपुट आपकी कम आ रही है। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस से आपकी आउटपुट वोल्टेज जनरेट हो जाएगी। तो ये है आपका लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर LVDT. So it has high accuracy and good stability. It is easy to fabricate and install. The transfer characteristic is linear. Input is directly proportional to the output. They can withstand high temperature. It consumes very less power. It has low hysteresis loss and good repeatability. Rugged construction. Its output is very high. LVDT is proof to errors due to temperature. For getting the appreciable differential output, relatively large displacement is required. ठीक है, डिफरेंशिएबल आउटपुट अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको डिस्प्लेसमेंट ज़रा इसमें ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, LVDT इज सेंसिटिव टू स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, डायनामिक रिस्पांस इज लिमिटेड फॉर LVDT ड्यू टू द मास ऑफ कोर। ठीक है, तो डायनामिक रिस्पांस का थोड़ा सा स्लो है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें स्ट्रेन गेज की तरफ आते हैं कि हमने देखा कि स्ट्रेन गेज के अंदर कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं। स्ट्रेस जैसे होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पॉजिटिव स्ट्रेस होती है, नेगेटिव स्ट्रेस होती है। पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होती है? इट इंडिकेट्स अ टेंसाइल स्ट्रेस दैट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपके ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। नेगेटिव स्ट्रेस क्या होती है कि अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस जिसको कहते हैं, इट इंडिकेट्स अ कंप्रेसिव स्ट्रेस दैट रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, फिर स्ट्रेन पे आज आप आ जाए। स्ट्रेन क्या होती है कि डेल्टा एल ओवर एल, यानी स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डेफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ लोड इज अप्लाइड। यानी जैसे आपने लोड अप्लाई किया तो उसकी लेंथ में चेंज आएगी, आपकी जो डिवाइस है उसकी, तो उसमें जो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ है उसको हम कहेंगे स्ट्रेन। ठीक है, और फिर उससे बनता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं। मटेरियल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ कांस्टेंट रेशियो इन द लीनियर रेंज ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। यानी एक शुरू में उसका रीजन होता है लीनियर रीजन। ठीक है, तो उसके बाद वो उसका फिर फर्दर रीजन्स आते हैं जिसमें उसका वो फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो पूरी एक हमने इससे पहले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की हुई है ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर। anyhow, तो lambda is equal to sigma over epsilon. It is valid for both टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। अच्छा, अब ये देखें स्ट्रेन गेज आपके पास मौजूद है। ठीक है, टेंशन कॉजेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस एंड कंप्रेशन कॉजेज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। गेज इज़ इनसेंसिटिव टू लेटरल फोर्सेस, यानी ये परपेंडिकुलर अगर आप फोर्स लगेंगे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रेजिस्टेंस आपकी कैसे मेजर करेंगे? इन दो पॉइंट्स के साथ आप रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। अब देखें, यहाँ पे फोर्स आप लगा रहे हैं और रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, तो आप कौन सा डिवाइस लगा के इसको पढ़ सकते हैं? हमने इसको डिस्कस किया, वो है ब्रिजेस। हम देखेंगे इसको ब्रिज के साथ हम इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन गेज इज़ अ कंडक्टिव वायर हुज रेजिस्टेंस चेंजेस बाय अ स्मॉल अमाउंट व्हेन इट इज़ लेंथ एंड और शॉर्ट एंड। ये देखें, ये लगी हुई है प्रैक्टिकली इसके अंदर ये स्ट्रेन गेज। When subject to strain, strain gauges resistance R changes. The fractional change in resistance is proportional to the strain. ठीक है, तो डेल्टा R ओवर R is proportional to epsilon. ठीक है, एप्सिलॉन क्या है? डेल्टा L ओवर L। ठीक है, तो डेल्टा R ओवर R जो चेंज इन रेजिस्टेंस हो रही है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस, दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। एंड डेल्टा R ओवर R इज इक्वल टू कैपिटल G एप्सिलॉन। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं गेज फैक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गेज फैक्टर। कैपिटल G इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट टर्म्ड एज गेज फैक्टर। तो स्ट्रेन आपकी क्या है? डेल्टा L ओवर L है, आपकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ है। तो यहाँ से आप देखें डेल्टा R ओवर R डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, यानी डेल्टा L ओवर L, दैट इज़ योर गेज फैक्टर। तो गेज फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ गेज टू इट्स परसेंटेज चेंज इन लेंथ। ठीक है, डेल्टा R ओवर R डिवाइडेड बाय डेल्टा L ओवर L, दैट इज़ योर गेज फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि इसके स्ट्रेन गेज के पैरामीटर्स। ठीक है, मेटल फॉयल स्ट्रेन गेज 2 to 5 गेज फैक्टर है।
थिन फिल्म मेटल है, उसमें गेज फैक्टर 2 होता है। सिलिकॉन क्रिस्टल सिलिकॉन का -125 से 200 तक होता है गेज फैक्टर, और पॉलीसिलिकॉन का ±30 होता है, और थिक जो फिल्म रेजिस्टर्स हैं उनका 100 के करीब होता है। अच्छा, अब इसमें देखें, आवर इंस्ट्रूमेंट मेयर्स ओनली गेजेस चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर, द मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाइज द अनस्ट्रेन गेजेस रेजिस्टेंस, ठीक है, आर। Once delta R has been measured, the ratio delta R over R can be calculated. The manufacturer also provides a gauge factor for each gauge. ठीक है, तो आप डेल्टा आर से क्या करेंगे, डेल्टा आर ओवर आर कैलकुलेट होगा, और उससे गेज फैक्टर लगा, उससे फिर आप फर्दर गेज फैक्टर अपने कैलकुलेट करेंगे। गेज फैक्टर से आप स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम आगे, ये वाला जो फार्मूला है, गेज फैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा आर ओवर डेल्टा एल ओवर एल, ये आगे हम इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। A 120 ohm strain gauge with a gauge factor of 2 is affixed to a metal bar. The bar is stretched and causes a delta R of 0.001 ohm. Find delta L over L. तो delta L over L is equal to delta R over gauge factor, ठीक है। अब देखें यहाँ पे डेल्टा आर आपको दिया हुआ है, आपको आर भी दिया हुआ है और गेज फैक्टर भी दिया हुआ है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा एल ओवर एल फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि डेल्टा एल ओवर एल इज इक्वल टू डेल्टा आर ओवर गेज फैक्टर, ठीक है। यहाँ से हमने डेल्टा एल ओवर एल इसका फाइंड कर लिया, दैट इज़ 4.2 इंटू 10⁻⁶। अच्छा, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस डेल्टा आर हैज़ वैल्यूज ऑफ फ्यू मिली ओम्स। टू मेजर द रेजिस्टेंस वी मस्ट फाइंड अ टेक्निक टू कन्वर्ट दिस चेंज इन रेजिस्टेंस टू करंट और वोल्टेज, ठीक है। यानी इस चेंज इन रेजिस्टेंस को हमने करंट या वोल्टेज में चेंज करना है। इफ़ वी measure a small change of resistance, we will obtain a very small voltage change, ठीक है। अच्छा, therefore we need a circuit that allows us to amplify only the difference in voltage across the strain gauge caused by the change in resistance। तो इसका solution क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम जो चेंज इन रेजिस्टेंस है उसको हमने देखा कि हम उसको करंट या वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब देखें ना, पहले ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, अब इनका कनेक्शन आपको शो कर रहा हूँ कि सर्किट जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लगे होते हैं जिनमें डेटा एक्विजिशन हो रही होती है वो कैसे हो रही होती है। The Wheatstone bridge is an electrical circuit used to measure an unknown resistance by balancing the two legs of the bridge, one leg of which includes the unknown component। अब इसमें एक, ये देखिए, ये ब्रिज बैलेंसिंग होती है ना, दो, एक वोल्टेज इधर होगा, एक वोल्टेज इस पॉइंट पर होगा। ये वाला वोल्टेज क्या होगा, R4 ओवर R1 प्लस R4, और ये वाला वोल्टेज क्या होगा बी पे, R3 ओवर R2 प्लस R3। और जब ये ब्रिज बैलेंस होगा तो दोनों वोल्टेज क्या होंगे, इक्वल। और अगर दोनों वोल्टेज इक्वल होंगे तो हमने ये डेरिवेशन की हुई है इससे पहले कि R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R2 ओवर R4, ठीक है। तो अब क्या करोगे, डेल्टा इनपुट में अगर चेंज आती है, डेल्टा आर एक इनपुट में चेंज आती है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा कि ये यहाँ पे आपके वोल्टेज जनरेट हो जाएंगे, यानी अगर आपकी जो भी रेजिस्टेंस में चेंज होगी स्ट्रेन गेज की, यहाँ स्ट्रेन गेज अब आपने लगाई हुई है, तो क्या होगा, आपके वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। यानी अब आपने मैकेनिकल फोर्स को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। जैसे लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर में क्या कर रहे थे आप, मैकेनिकल मोशन को, ये मेरे से इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था, ठीक है। इसका सर्किट मैंने बना के दिखाया था वहाँ पे कि मैकेनिकल मोशन आपकी है उसको आप इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक तो वो तरीका है, दूसरा यहाँ पे भी हमने देखा है कि आप स्ट्रेन गेज लगा दें, उस स्ट्रेन गेज से आप जो है आउटपुट के वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वी ए एंड वी बी आर ऑब्टेन्ड यूजिंग अ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट फार्मूला। तो इसमें आप देखें, आपका R4 ओवर R1 प्लस R4 इंटू वी एस, दैट इज़ योर वी ए, और वी बी आपका क्या हो जाएगा, R3 ओवर R2 प्लस R3, दैट इज़ इंटू वी एस, दैट इज़ योर वी बी, ठीक है। तो वी नॉट क्या होगा आपका, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। तो इसको आप सॉल्व करें, यहाँ पे सिंपल लीनियर इक्वेशंस है, इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आपका आ जाएगा R4 R2 माइनस R1 R3 ओवर R1 प्लस R4 इंटू R2 प्लस R3। ये आप सॉल्व करेंगे ईजिली आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि दिस डिपेंड्स ऑन हाउ द लेवल द रेजिस्टेंस इज I इज इक्वल टू 1 2 3 4 कि आपने इसकी लेबलिंग कैसे की हुई है। अगर आप इसके लेवल चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पे R1 है, यहाँ R2 कर दें, और यहाँ R3 है, यहाँ R4 कर दें, तो ये थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो ये फार्मूला इस लेवल के अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे लेवल हुआ है कि R1 R2 R3 R4, ठीक है, R1 R2 R3 R4, ये इस तरह से लेवल के मुताबिक ये फार्मूला है। अच्छा, द ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड इफ आउटपुट वोल्टेज इज जीरो। तो वी नॉट आपकी क्या होगी, जीरो होगी ब्रिज बैलेंस के केस में, तो इसको जीरो पुट कर दें, ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा।
तो उस केस में क्या हो जाएगा, दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें प्रूव हो गया R2 ओवर R3 इज इक्वल टू R1 ओवर R4 या R2 R4 इक्वल टू R1 R3, R1 R3 इज इक्वल टू R2 R4, क्रॉस में आपने मल्टीप्लाई करना है। तो when there is change in varying resistor, the output voltage V naught will then change, making the bridge unbalanced. ठीक है, suppose R3 is the strain gauge of which the resistance change is delta R and the unstrained value is R. All other resistors have a value of R, R2, R4, R1 is equal to 1। यानी सबकी रेजिस्टेंस आपने क्या करती है, R करती है, और इसमें क्या करती है R प्लस डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है, चेंज इन रजिस्टर, यानी R प्लस डेल्टा आर। यहाँ पे क्या है R और R और नीचे क्या है R प्लस डेल्टा आर। तो यहाँ पे क्या वोल्टेज आपके जनरेट होंगे E2। ठीक है, ये होंगे आपके वोल्टेज डिवाइडर लॉ लगा लें यहाँ पे R4 ओवर R1 प्लस R4। ठीक है, R4 कितना है R ओवर R1 प्लस R4 दैट इज R, यानी हाफ रह जाएगा ना। यानी अगर आपका वोल्टेज डिवाइडर है जिसमें रेजिस्टेंस इक्वल हो तो आपका जो वोल्टेज रह जाता है E2 वो हाफ रह जाता है। तो E2 विल बी इक्वल टू E/2, हाफ आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आप लगाने वोल्टेज डिवाइडर लॉ के थ्रू R प्लस डेल्टा आर ओवर क्या हो जाएगा R प्लस डेल्टा आर, ये वाली क्या है R प्लस डेल्टा आर ओवर 2R प्लस डेल्टा आर, यानी ये R है ना, इसमें ऐड करने आप 2R प्लस डेल्टा आर इंटू ई। तो E1 यहाँ पे फिर अब E1 माइनस E2 कैलकुलेट करें। E1 माइनस E2 इज इक्वल टू E इंटू दिस माइनस दिस, दैट विल बी योर इक्वल टू, इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे मैथमेटिकली तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा आर ओवर आर डिवाइडेड बाई 4, ये 4 बटे में आएगा इंटू ई। ठीक है, ई क्या है, सप्लाई वोल्टेज, ये वाला सप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर रेजिस्टेंस, और साथ में डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्वार्टर ब्रिज। ये कौन सा ब्रिज है, क्वार्टर ब्रिज। आगे ब्रिजेस के हम टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वार्टर ब्रिज होता है, हाफ ब्रिज होता है और एक फुल ब्रिज होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 1/n होता है। ठीक है, यानी एक स्ट्रेन गेज अगर आपने यहाँ लगाई हुई है ना तो ये क्वार्टर ब्रिज है। अगर आपने 2 स्ट्रेन गेजेस लगा दी हैं फॉर टेम्परेचर कंपनसेशन, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो आपका हाफ ब्रिज बन जाएगा। और अगर आपने 4 स्ट्रेन गेजेस यूज़ किए हैं तो वो आपका फुल ब्रिज बन जाएगा। ठीक है, तो ये n यहाँ पे यूज़ होता है, n यहाँ पे n क्या है 4। ठीक है, ये क्वार्टर ब्रिज है, आपने एक रेजिस्टेंस आपने स्ट्रेन गेज यहाँ पे यूज़ किया, तो E इंटू डेल्टा आर ओवर 4R दैट इज़ E1 माइनस E2। तो इसकी सेंसिटिविटी आप निकाल सकते हैं कि सेंसिटिविटी क्या होती है कि V आउट ओवर डेल्टा आर, यानी आउटपुट वोल्टेज में कितनी चेंज आती है बाय चेंज इन रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू माइनस VS ओवर 4R। ये माइनस क्यों आ रहा है, ये माइनस इसलिए आ रहा है कि इस केस में आप देखें कि आप आउटपुट वोल्टेज ले कैसे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने फार्मूला जो ड्राइव किया था वो क्या था, E1 माइनस E2 E इंटू डेल्टा आर ओवर 4R। ये E1 माइनस E2 था, E1 माइनस E2 था। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपका जो V आउट है वो E2 माइनस E1 है, E2 माइनस E1 है, दैट इज़ वाई आपका माइनस आ रहा है। तो V आउट इज इक्वल टू माइनस VS ओवर डेल्टा आर ओवर 4R। तो ये आपकी सेंसिटिविटी हो जाएगी कि चेंज इन रेजिस्टेंस से आउटपुट में कितनी चेंज आती है। ठीक है, यानी वोल्ट पर ओहम, इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, वोल्ट पर ओहम। द एब्सोल्यूट वैल्यू इज समटाइम्स टेकन टू द characteristic sensitivity characterize sensitivity V out over delta R is equal to VS over 4R। यानी अगर आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें तो माइनस आप इग्नोर कर सकते हैं। तो स्मॉल रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीजेज सेंसिटिविटी, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम होगी R तो इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, डिनोमिनेटर में है ना। This is linked to sensitivity to the physical variable being measured, strain in a strain gauge, temperature in a thermistor। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखते हैं कि जी डेल्टा आर आपको गिवन है, आर आपको गिवन है, ई आपका 1 वोल्ट है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द ब्रिज E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 फाइंड करें। वो प्रीवियस फार्मूला में डेल्टा आर है और E1 क्वार्टर ब्रिज का सीधा सीधा फार्मूला है 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.001 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 4 बटे क्या था ना 4 इंटू 120, तो ये आपके पास 22 माइक्रो वोल्ट आ जाएगा। यानी आपकी रेजिस्टेंस में अगर 0.001 ओहम 1 मिली ओहम चेंज आ रहा है तो आपकी आउटपुट 22 माइक्रो वोल्ट आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम आगे देखते हैं द सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट इज़ यूज टू मेजर द स्ट्रेन रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफ्लेक्शन ऑफ अ स्टील बार। V नॉट इज मेजर टू बी 100 मिली वोल्ट, R 120 ओहम। कैलकुलेट डेल्टा आर बाई आर डेल्टा L ओवर L। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम इसमें आपने कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा जी, सबसे पहले क्या है कि जी
सबसे पहले क्या, कैलकुलेट द डेल्टा आर, डेल्टा आर कैलकुलेट करें, ठीक है। उसके बाद डेल्टा आर ओवर आर कैलकुलेट करना है, फिर डेल्टा एल ओवर एल कैलकुलेट करना है। अब आपको गिवन क्या है, रेजिस्टेंस गिवन है 120 ओम, और आपको वी नॉट गिवन है कि कितना है, 100 मिली वोल्ट आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो आ रही है। और इसके अंदर जो है आप क्या करें, अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं ई वन माइनस ई टू इज़ इक्वल टू वी नॉट ओवर गेन। गेन क्या होगी, वी नॉट ओवर ई वन माइनस ई टू। तो ई वन माइनस ई टू क्या होगा, वी नॉट ओवर गेन। वी नॉट कितनी गिवन है आपको, 100 मिली वोल्ट, यानी जो आप इस पर मेजर कर रहे हैं वो 100 मिली वोल्ट का है। और गेन, अब गेन आपको गिवन इसमें चाहिए, गेन कितनी है यहाँ पे, द गेन इज़ 1000 आपकी गेन है। तो आपकी जो इनपुट है वो है 0.1 मिली वोल्ट डिफरेंशियल, यानी 0.1 डिफरेंशियल जो इनपुट होगी वो 0.1 मिली वोल्ट होगी, और गेन से मल्टीप्लाई होके वो आपकी 100 मिली वोल्ट में चेंज हो रही है, ठीक है। तो आपको आउटपुट कितनी मिल रही है, ब्रिज से मीटर से आपको 100 मिली वोल्ट्स मिल रही है। अच्छा, अब इसमें क्वार्टर ब्रिज में फॉर्मूला होता है ई वन माइनस ई टू इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा आर ओवर 4 आर, ठीक है। तो अब आपने क्या निकालना है, डेल्टा आर आपने कैलकुलेट करना है। तो ई आपको गिवन है कितना है, 5 वोल्ट, और ई वन माइनस ई टू आपने निकाल लिया 0.1 मिली वोल्ट, और आर आपको गिवन है कितना, 120 ओम। तो इस फार्मूले में पुट करें तो डेल्टा आर आपका आ जाएगा 9.6 मिली ओम, यानी जो चेंज इन रेजिस्टेंस बेसिकली हो रही है इस सर्किट के अंदर, वो 9.6 मिली ओम की रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो है वो यहाँ पे ब्रिज के आउटपुट पे 100 मिली वोल्ट जनरेट हो रहे हैं। अच्छा, अब इसमें देखें कि डेल्टा आर, अभी एक आपने निकाल लिया ना, डेल्टा आर आपने निकाल लिया, अभी निकालना है डेल्टा आर ओवर आर, ये तो सिंपल है, 9.6 मिली ओम ओवर 120 ओम, तो ये आपका आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁵। अच्छा, फिर आपने निकाली है स्ट्रेन। स्ट्रेन का हमने पढ़ा था गेज फैक्टर, एक फॉर्मूला, गेज फैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा आर ओवर डेल्टा एल ओवर एल, ठीक है। अब इसमें देखें ये डेल्टा एल ओवर एल ये स्ट्रेन है, और गेज फैक्टर आपको फिर गिवन होना चाहिए, गेज फैक्टर कितना है आपको 2 का गिवन है। तो डेल्टा आर ओवर आर डिवाइडेड बाई 2, दैट विल योर गिव यू, ठीक है। डेल्टा आर ओवर आर ऊपर आपने निकाल लिया ना, इसको 2 से डिवाइड कर दें गेज फैक्टर से, दैट कम्स 4 इंटू 10⁻⁵, ये आपकी स्ट्रेन आ गई है। अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या है कि जी स्ट्रेस निकालें। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है जी, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन होना चाहिए आपको, गिवन है 13 × 10⁻⁶ होता है PSI। तो 13 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई 4 × 10⁻⁵, दैट इज़ योर 12 PSI, यानी 12 PSI की स्ट्रेस लग रही है इसके ऊपर, पाउंड पर स्क्वायर इंचेस, यानी 12 PSI की स्ट्रेस इसके ऊपर है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इससे आप फोर्स भी निकाल सकते हैं, कितने न्यूटन की फोर्स है। ये देखें कितना ज़बरदस्त, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने देखा कि एक स्ट्रेन गेज लगी हुई है, उसकी कितनी रेजिस्टेंस चेंज हुई है, तो उससे कितने मिली वोल्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं, फिर वो इतने एम्पलीफाई होकर आउटपुट पे आपको कितने मिले, यानी तो इस तरह से हमने इस एप्लीकेशन पे इस एक एग्जांपल के थ्रू हमने एक स्ट्रेन गेज के थ्रू जो सिग्नल कंडीशनिंग होती है उसको हमने स्टडी किया है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आल्सो। सो इस वीक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक हम फर्दर कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।